चलें दोस्तों, अब हम बाकायदा पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ बड़े गौर से सुनना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था यूके की हिस्ट्री। तवज्जो यहाँ पे रखें मेरी तरफ। अभी यहाँ पे कुछ नहीं, इसको नहीं देखें यहाँ पे क्या लिखा है क्या है, इस पर फोकस नहीं करना है। यूके की एक हिस्ट्री है। यूके की हिस्ट्री क्या है कि यूके का लैंड एक बहुत वास्ट और वसी एरिया था और यहाँ पे किंगशिप चलती थी, बादशाहत। ठीक है, अच्छा, अब बादशाहत थी और आपको पता है कि यूके पे मुस्तकिल अटैक्स होते रहते थे। मुस्तकिल कभी स्वीडन की तरफ से लोग आते थे, कभी नॉर्थ की साइड से लोग आते थे, यानी पूरे कबाइल आते थे और यूके की ज़मीन पर अटैक्स वगैरह करते रहते थे। बहुत मशहूर बल्कि आप उनको वाइकिंग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पायरेट्स के नाम से भी जानते हैं, पायरेट्स भी कहते हैं। वो अक्सर बहरी जहाज़ों में आया करते थे, आके इनकी ज़मीनों पे कब्जा करते, इनके पादरियों को, चर्चेस वगैरह को जला देते, ख़त्म कर देते, ख़जाना लूट लेते और वापस चले जाते अपने अपने इलाकों में। जब उनके पास वसाइल ख़त्म होते फिर वो वापस आते हैं। तो यूके की ज़मीन पर इस तरह अटैक चलते रहते थे। तो ये इन अटैक्स का शिकार था। तो इसी तरह के एक कॉन्क्वेस्ट था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से बड़ा मशहूर था, तकरीबन 1066 एडी में। हम 2020 में खड़े हैं और तकरीबन आज से कोई 966 साल पहले की बात कि 1066 में वहाँ पर उस वक्त जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, तो उसके बाद किंग विलियम यूके का बादशाह बना। और फिर किंग विलियम ने जब रूल करना शुरू किया यूके की ज़मीनों को, तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। उसको पता था कि अवाम के मसले होते हैं, अवाम है, रह रही है, तो मसले होते हैं। अब उन मसलों का हल कैसे निकाला जाए, तो इससे ना कुछ अपने नुमाइंदे बनाए, कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, को बोला कि यार तुम लोग जाओ यूके की ज़मीनों में, मुख्तलिफ कॉलोनीज़ में जाओ और वहाँ जाके वहाँ के लोगों के मसले मसाइल सुनो और उनके ऊपर कोई फैसले वगैरह तुम लोग करो और वापस आ जाओ। ठीक है, तो ये लोग क्या करते, ये लोग जाते हैं मुख्तलिफ कॉलोनीज़ में। अब वो कॉलोनीज़ छोटी थी, ऑस्ट्रेलिया भी यूके की कॉलोनी थी, न्यूजीलैंड भी यूके की कॉलोनी थी। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट तो खैर अभी कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान बनने से पहले तो, लेकिन किसी ज़माने में ये सारे एरियाज़ अंडर यूके लॉ चला कर दे। तो किंग विलियम के ये सिलसिले उस दौर में शुरू हो गए। अच्छा, होता क्या था कि ये जितने भी जजेस थे ना, ये इसने जजेस बना दिए थे। ये जजेस क्या करते थे कि जाते थे लोगों के अंदर डिसीजंस कराने के बाद वापस आया करते थे। तो लंदन में एक जगह है, उसका नाम है वेस्टमिंस्टर हाउस। वहाँ पर ये सारे जमा होते थे और आके डिस्कशन शुरू कर देते। हम फलाना जगह गए थे, वहाँ ये मसला आया था, अच्छा ये मसला आया था, उस पर हमने ये सलूशन दिया। हाँ, हमारे पास भी, दूसरा बोला हमारे पास भी ऐसा कुछ मसला आया था और हमने ऐसा ही, जैसे तुमने मसले का हल निकाला वैसे ही उन्होंने कहा यार अच्छा ये तो कॉमन फैसले हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने पास नोट करना शुरू कर दिया। तो वो जो कॉमन केसेस के फैसले सुनाने लगे तो उसको वो नोट करते चले गए और ये सिलसिला चलता रहा और आज तक चलता चला आ रहा। ठीक है, अच्छा ये लोग फैसले सुनाते, वापस आ जाते। अब होता क्या था कि ये ना लॉ यहाँ से ना बनना शुरू हो गया। और लॉ कहते किस चीज़ को है, जहाँ हम सोसाइटी को रेगुलेट करें, सोसाइटी को रेगुलेट करें। ये बात समझ में आ गई। जब भी हम बात करेंगे ना लीगल सिस्टम की, तो लीगल सिस्टम में हम दो हेड्स को कवर करेंगे। कितने हेड्स को? दो हेड्स को। एक है लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग जो मैंने अभी आपको बताई, लॉ मेकिंग, और दूसरी क्या है? लॉ एप्लीकेशन। देखो लॉ मेकिंग किसे कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लॉ बन कैसे रहे। देखो लॉ बनता कब है, जब कोई मसला आता है, या पहले से सोच लें आप, समझ में आ रही बात, या तो पहले से सोचते हैं यार अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो उसके लिए ये लॉ पास हो रहा है। एक तो ये तरीका होगा, और एक तरीका क्या होगा, कोई मसला सामने आ गया, कोई केस आ गया सामने। जब केस आपके सामने आया तो आपने उस पर क्या किया, फैसला सुना दिया। ठीक है, और या तो आपने पहले से लॉ बना दिया। अच्छा,
जब मैं लॉ मेकिंग की बात करता हूँ तो फॉर्मेशन ऑफ लॉ में देखो हमारे पास दो तरीके होते हैं लॉ बनाने के। कितने तरीके? दो तरीके। एक तो किंगडम सिस्टम। कौन सा? किंगडम सिस्टम, यानी बादशाहत। जैसे किंग विलियम, उसने क्या किया था, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज भेज के मुख्तलिफ इलाकों में, और ये कोई एक एक दो दो दिन की बात नहीं थी, महीनों महीनों सालों सालों की बात थी। क्यों? क्योंकि उस दौर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। तो अगर आप घोड़ा गाड़ी के ऊपर भी अगर आप सफ़र करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? महीनों लग जाएंगे आपको। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने में महीना लग सकता है। दरमियान में कोई छोटे छोटे गांव है तो हर जगह फैसल्स आते थे, क्योंकि आपने एरियाज कवर करने होते थे। तो इट इज़ नॉट अ डेली रूटीन प्रैक्टिसेस। इवन आप हवाई जहाज पे भी रोज़ाना ये काम नहीं कर सकते। एनीवेज, दूसरा लॉ बनाने का जो सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, जमहूरियत। सही है। अच्छा, यूके में पहले जो था ना, किंगडम सिस्टम के तहत काम चलता था। किंगडम सिस्टम के तहत काम चलता था। किंगडम सिस्टम में जो मैंने आपको तरीका बताया कि बादशाह के रिप्रेजेंटेटिव्स गए, लॉ बनाया, वापस आए, उसको नोट करते चले गए, उससे बनना शुरू हुआ कॉमन लॉ, क्योंकि वो कॉमन केसेस को नोट कर लेते थे। आई बात समझ में? तो नाम पड़ गया कॉमन लॉ। बात समझ में आ रही है? यह है कॉमन लॉ की तारीख। कॉमन लॉ इंग्लिश लीगल सिस्टम का सबसे अर्लीस्ट एलिमेंट है। ऐसा ही होगा, यानी इंग्लिश लॉ बना तो उसका सबसे बुनियादी, सबसे पहले एलिमेंट हो गया। मैं वापस पिछली स्लाइड पे जाऊंगा अभी, मगर सिर्फ कॉमन लॉ के बारे में बता रहा हूं यहां पर। तो इसीलिए हमने कह दिया इसको भाई, सबसे पहले तो सोर्स लॉ का ये बन गया कि कॉमन लॉ के जरिए से हमें पता चल जाता है कि ये लॉ फलाना एरिया पर क्या है और कैसे बनता चला जा रहा है। ये बना कैसे था? इसके बनने की वजह बनी लोकल कस्टम्स। कौन सी? अच्छा, लोकल कस्टम्स किसे कहते हो? किसे कहते हैं? आप जिस एरिया में रहते हो, जिस इलाके में रहते हो, वहां पे लोगों का अपना रहन सहन है। अग्री करते हो? भाई एक है कराची के लोग। कितना बड़ा है कराची? कराची में पूरा पूरा घूमे हो कभी कहीं? आज तक पूरा कराची किसी ने नहीं घूमा होगा, मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूं। लेकिन हर एक के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन हर शख्स पूरे कराची को घूम नहीं सकता। लेकिन फिर भी बड़े बड़े एरियाज तक तो फिर भी कभी ना कभी रसाई हो ही गई होगी, कोई एक आध दफा चक्कर लग गया। तो आपने देखा होगा कराची के अंदर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल आबाद हैं इनकम के हिसाब से। ठीक है, कहीं पर अपर क्लास, कहीं पे मिडिल क्लास, कहीं पे लोअर मिडिल क्लास, कहीं पे लोअर क्लास, ऐसे ही है। अब हर एक के रहन सहन अलग अलग है या नहीं है? ठीक है, एरिया वाइज आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि किसी एरिया में अच्छा जी फलाना जहन के लोग रहते हैं, किसी एरिया में फलाना जहन के लोग रहते हैं। अब हम कहते हैं जैसे करीब करीब एरिया बहादुराबाद का, ज़्यादातर आपके जहन में क्या था, यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? दिल्ली वाले, मेमन, बिल्कुल ठीक है, दिल्ली वाले और मेमन ज़्यादातर आपको बहादुराबाद में ये लोग नज़र आएंगे। कारोबारी हजरत नज़र आएंगे। तो देखो सोसाइटी का एक अलग, फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स बड़े डिफरेंट होंगे, क्योंकि कारोबारी आदमी है, हर किसी की मूवमेंट अलग होगी, उठने बैठने के टाइमिंग्स डिफरेंट होंगे, खाने पीने के रूटीन्स ज़रा डिफरेंट होंगे, उनके बच्चों की स्कूलिंग डिफरेंट अंदाज में हो रही होगी। अगर कारोबारी हजरत है, अगर मेमन है, दिल्ली वाला है, तो अपने बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे भेज रहा होगा ज़्यादातर, के बिजनेस संभालना है ना आगे, तो वो बिजनेस बना भाई, बिजनेस को आगे लेकर जाना है। बात समझ में आ रही है? ओ लेवल्स ए लेवल्स की तरफ ले जा रहा होगा, माशरे में स्टेटस भी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप इसी सोच को उठाओ और किसी और एरिया में स्वैप कर दो। आप चले जाओ नॉर्थ नाजाबाद, नॉर्थ कराची, नाजाबाद, तो आपको हर बच्चा या सदर, आपको हर बच्चा ओ लेवल्स ए लेवल्स में नजर नहीं आएगा, मिक्स पॉपुलेशन नजर आएगी। आई बात समझ में? ऐसा क्यों? इसी वजह से। किस वजह से? कस्टम्स। कस्टम्स। तो देखो इलाकाई कस्टम्स अलग अलग होते हैं, हर किसी की सोच अलग अलग होती है। आप कराची में किसी ऐसे एरिया में चले जाओ जो जहां पर बहुत ज्यादा बड़ी इनकम के लोग नहीं हैं, मगर वहां पर आप जाओगे तो आपको परेशानी कभी नहीं होगी, आपकी गाड़ी बंद होगी, 20 लोग आ जाएंगे मदद करने के लिए। अग्री करते हो नहीं करते? लेकिन अगर आप किसी पोश एरिया में चले गए, आपकी गाड़ी बंद होकर खड़ी होगी, आपके पास से 20 लोग गुजर जाएंगे, पूछ के भी नहीं जाएंगे आपको। कस्टम्स। समझ में आ रही बात है? तो इसका मतलब यह है कि लॉ डेराइव भी कस्टम्स से होता है।
और कस्टम्स ऐसे कैसे, हर किसी के अपने अपने कस्टम्स होते हैं। पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज चले जाओ, नॉर्दर्न एरिया का रिवाज कैसा है? गए हो, इत्तेफाक हुआ है घूमने फिरने का, कागान नारान कभी ऐसे दोस्तों के साथ चले गए तो आपने तो होटलिंग कर ली, खाना वाना खा लिया ये सब। और अगर कभी फैमिलीज के साथ चले जाओ तो आप ये देखोगे कि मेहमान नवाजी भी है, ख्याल रखने वाले लोग भी हैं। और अगर किसी जानने वाले के चले जाओ तो आपको 1 रुपया जेब से खर्च नहीं करने देंगे। रिवाज, हर किसी के अलग अलग रिवाज। पंजाब से अगर कोई कराची आता है, पूरे घराने के लिए तोहफे तहफ लेकर आता है, सबके लिए लेकर आता है, अपनी जेब खाली करके आ जाता है। रिवाज, कस्टम्स। कराची में अगर आप हो तो अमेरिकन सिस्टम चलाते हो, बोलते सब अपना अपना खर्चा खुद करो, जिसने जो खाना है अपने पैसे। आप समझे, लोकल कस्टम्स। ये लोकल सिस्टम से ना लॉज बनना शुरू हो जाते हैं। भाई हमारे ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। हम कहते हैं इस्लामाबाद वाले जल्दी सो जाते हैं, कहते हैं ना, ठीक है ठीक है, उनका लोकल कस्टम है, वहाँ पर एक मिजाज है, वहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं और बहुत अच्छा रूटीन है उनका, हेल्दी लाइफ इसी तरह से बन सकती है। ठीक है, यहाँ वाले ज़्यादातर जागते रहते हैं, इसीलिए बीमार पड़े रहते हैं ज़्यादातर। तो देखो लोकल तो लॉ भी लोकल कस्टम से बनता है। और क्योंकि हमने कहा कि कॉमन लॉ में क्या होता था कि ये जजेस क्या करते थे, लोकल्स के पास जाते थे, फैसले भी उनके कस्टम्स के हिसाब से देते थे। अब जहां वो कस्टम सेम होते थे तो वो कॉमन बन जाते थे। आई समझ में बात? वो जिस एरिया में गया और वापस वेस्टमिनिस्टर्स हाउस में बैठ के जब उन्होंने डिस्कशन किया तो वो कॉमन लॉज बनना शुरू हो गए। तो हम क्या कहते हैं कि जो कॉमन लॉ बनाने वाला है वो कौन है? कॉमन लॉ बनाने वाला कौन हुआ? जज। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि दीज आर द जज मेड। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई मसला? अच्छा, अब ये देखें, इस लाइन को पढ़ना जरा, क्या कह रहे हैं? इट इज डेवलप्ड बाय एमलगेमेट। का क्या मतलब होता है? जमा करना। देखो बेटा, ये जो मेरी स्लाइड्स है ना, इसके अंदर वो वर्ड्स लिखे हुए जो आपकी बीपीपी में होंगे, आपको यहाँ पे आसानी होगी थोड़ी सी, मगर अभी आपको थोड़ी देर में ना आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि यार चैलेंज है। चैलेंज क्या है? वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स, वोकेबलरी है। तो भाई जिसने किताब नहीं पढ़ी उसने खुदकुशी कर ली इस पेपर में, ये गारंटीड है। और पहले से बता रहा हूं, आप भी गवाह इस बात के अमान, पेपर आपने F1 का निकाल लिया है तो आप ये जानते हो कि आपने टाइम पर सारे चैप्टर्स पढ़े होते हैं तो आपको आखिर में दिक्कत नहीं होती। शुरू में अगर आप चैप्टर्स को रीड कर लेते तो आखिर में क्रैश लेना नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज डेवलप्ड बाय एमलगमेटिंग कौन से? लोकल कस्टम्स, लोकल कस्टमरी लॉज इनटू, कैसे? जब वो आके वापस आके वेस्टमिनिस्टर्स हाउस में बैठ के तो वो वन लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। हाँ यार ठीक है भाई, ठीक है, अभी बादशाह को ये नॉलेज में आ रही है बात कि सब लोग जो है ना वो मुत्तफिका फैसले हो रहे हैं, मुत्तफिका फैसले चल रहे हैं। ये कॉमन लॉ की बुनियाद है, कॉमन लॉ इस तरह से चलता चला आया। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक मसला आ गया, कॉमन लॉ में रिजिडिटी है। कॉमन लॉ में रिजिडिटी, रिजिड का मतलब क्या होता है? सख्ती। रिजिड मतलब स्टबन, बंदा हिलेगा नहीं अपनी इस बात से। क्यों? जज ने लॉ बना दिया और जज जो होता है ना उसका कॉलर ऐसे खड़ा होता है। रूल्स, वो कहता है भाई रूल्स हैं, मैं रूल पे चलना, उसूल पसंदी। आर्मी ऑफिसर अगर किसी के रिलेटिव्स आर्मी वाले हैं तो वहां पे क्या देखते हैं? वहां पे रूल्स होते हैं, खौफनाक किस्म के रूल्स। भाई सुबह उठने का ये टाइम है, वरना कॉन्सिक्वेंसेस बड़े हार्श होते हैं, तो उनके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है। तो जब आप ISSB की ट्रेनिंग करके जब आप आर्मी में चले जाते हो और जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जब आप PMA काकुल वगैरह चले जाते हो तो फिर आपके साथ क्या होता है? सबसे पहले तो रैगिंग होती है, वो सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्यों होती है? आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है। शुरू में पिटते हैं, अच्छी तरह आपकी पिटाई होती है, घसीटा लगाया जाता है आपको, उसके बाद आपके अंदर रूल्स आना शुरू हो जाते हैं। जो जज भी जो बनाते हैं ना, ये रूल्स होते हैं। भाई रूल है, 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है, लाइट्स ऑफ, मैच बंद, किसी को भूख लगे कोई बात नहीं, डिसिप्लिन नहीं टूट सकता। तो जज का ये जो लॉ जो होता था ना, ये रूल्स बेस्ड था। ये बड़ा मसला है कॉमन लॉ के साथ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना, क्योंकि फैसला सुना दिया बस, अब इससे पीछे नहीं हटना। अभी ऐसा ही है, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, एक बंदे ने दूसरे बंदे को थप्पड़ मार दिया। अच्छा थप्पड़ तो मार दिया, जज ने आके
जिसने थप्पड़ मारा ना उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। कॉमन लॉ की रेमेडीज क्या होती थी? मसला हो गया, पैसे निकालो। समझ में आ गई बात? रुपया, मॉनेटरी रेमेडीज होती थी यहां पर। अब करेंसी की उस वक्त जो भी फॉर्मेशन हो, सिक्के हो, करेंसी नोट्स हो, व्हाटएवर, तो कॉमन लॉ के अंदर अगर कोई पार्टीज में झगड़ा होता था तो उसका सोल्यूशन होता था इन द फॉर्म ऑफ रेमेडीज। जो होती थी वो होती थी इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। भाई तुम्हें डैमेजेस पे करने होंगे। क्या पे करने होंगे? डैमेजेस पे करने होंगे, यानी कि पैसा। हर चीज का हल क्या है? पैसा। किसी ने किसी की गाड़ी को टक्कर मार दी, गाड़ी को नुकसान पहुंचा, आप क्या मांगते हो उससे? भाई पैसे निकालो, मेरी गाड़ी का ये तुमने लाइट तोड़ दी है, मेरी गाड़ी की लाइट बदल दो। ठीक है, अब आप उसको ये तो नहीं कहते मैकेनिक के पास लेकर जाओ और ये वाली लाइट वहां से उस बाजार से खरीदो, ये नहीं कहता, बोलते इसके पैसे दे दो। तो कॉमन लॉ के अंदर जो फैसले होते थे वो होते थे पैसों के ऊपर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हर चीज का हल पैसा होता था? मिसाल के तौर पर आपका पड़ोसी रात में तेज आवाज में गाने बजाए और रोज बजाए, आप सोने के लिए लेटे और वो जोरों से बिल्कुल पड़ोस में और इतनी तेज आवाज में उसका वूफर चल रहा हो कि आपके कमरे की चीजें लरजना शुरू हो जाए, तो आपको नींद आएगी, गुस्सा आएगा, आप शिकायत करने जाओगे जज के पास, जज बोलेगा पैसे निकालो, आप बोलेगे यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, चाहिए पैसे इस मामले पे, बोलेगा ठीक है ये लो पैसे, फिर गाना बजाएगा। वो क्या चाहते हैं यहां पर कि जज यहां पर फैसला कुछ और करे, रोके, इंजंक्शन। जज क्या लगा दे? इंजंक्शन। सर ये क्या नाम ले दिया, देखो आहिस्ता से आएंगे ना नाम, इंजंक्शन, रोकना, ठीक है, या स्पेसिफिक ऑर्डर, ये करो, ऐसे नहीं करोगे। पड़ोसी घर से बाहर निकलता है, आपके फेंस से छलांग लगा के जा रहा होता है, ऐसे नहीं करोगे। जब तुम बाहर निकलोगे गाड़ी को वहां से घुमा के लेके जाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी गाड़ी का इंजन खराब है, शोर मचाती है, इनके घर में बच्चे सोते से उठ जाते हैं, इनको मुश्किल होती है, तुम अपनी गाड़ी सही कराओ। स्पेसिफिक ऑर्डर्स आई बात समझ में? पिछले साल कराची में एक केस हुआ, पुलिस वाले को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी, पुलिस वाला गिर गया यहीं कराची में, शायद शहर फैसल परी। तो पुलिस वाला उसको कोर्ट ले गया, चालान वालान हुआ, ठीक है, मगर क्योंकि पुलिस वाले को टक्कर मारी तो उसके ऊपर फर्दे जुर्म भी लगी। कोर्ट ने उस बंदे पर क्या किया? कोर्ट ने उसको स्पेसिफिक ऑर्डर का हुक्म दिया, क्योंकि उसने बाइक पुलिस वाले को टक्कर जानबूझ के मारी थी, गुस्से में, यानी ऐसे टक्कर मारी थी कि वो अपने भड़ास निकालना चाहता था कि इसने मुझे रोक दिया ना, तो उसने अगर टायर टच कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया, शायद अपने वीडियो भी देखी हो, पुलिस वाले को बड़ा गुस्सा आ गया था उसके ऊपर। भारत कोर्ट ने क्या सुनाया उसका फैसला? मुसलसल 3 या 4 जुमे तक तुम प्ले कार्ड उठा के जुमे की बाहर मस्जिद, जो कोर्ट की जो मस्जिद है उसके बाहर ये प्ले कार्ड उठा के खड़े होके जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद, और जब तक सारे नमाजी नहीं चले आए, ये प्ले कार्ड तुम्हारे हाथ में रहेगा जिसपे एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि पुलिस वालों को मारना जुर्म है, पुलिस वालों का एहतराम किया जाए, ये खड़े स्पेसिफिक ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? तो इस किस्म की जो है ना ये स्पेसिफिक ऑर्डर्स कोर्ट जारी कर देता है। यूके वगैरह में आपने सुना होगा ना कम्युनिटी सर्विसेज, आपने सुना होगा कि अक्सर वहाँ पे जो कैदी होते हैं उनको किसी से पोछा झाड़ू लगवाई जा रही होती है, किसी से कोई काम डब्बे पैक करवाए जा रहे होते हैं, या कुछ इस तरह उनसे काम लिए जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इंगेज किया जा रहा था, क्योंकि वो भी तो वर्कफोर्स है, सजा काट रही, लेकिन कोई ना कोई उनसे यूटिलिटी निकलवा ली जाती है। तो इस तरह स्पेसिफिक ऑर्डर्स कि आपने ये काम करना है तो सजा में ये कमी हो जाएगी, या सजा के दौरान पैसे भी कमा रहे होगे, पैसे भी मिलते हैं उनको ताकि अपना कुछ खाना पीना भी कर सकें, कोई ना कोई काम हो सके। तो बहरहाल कुछ समझ में आ रही बातें? अच्छा, अब कॉमन लॉ, थोड़ा सा कॉमन लॉ पे रिवाइंड कर दो। तो अदनान मुझे थोड़ा सा बताएंगे कॉमन लॉ के बारे में, कि कॉमन लॉ के बारे में क्या समझ में आ गया कि ये कैसे फॉर्म होता है? कॉमन लॉ सर आपने बताया कि जैसे बिल्कुल कस्टम्स हैं और किसी का रीति रिवाज अलग है, तो वहाँ जाके जो समुदाय के फैसले होते थे वो अपने पास नोट कर लेते थे कि भाई हम इस इलाके में गए, इसका फैसला ये था, वो नोट कर लिया, वो कॉमन लॉ बन गया। और वो वापस आ जाते थे कहाँ? वेस्टमिनिस्टर्स हाउस, और वहाँ पर आके जमा हो जाते थे, डिस्कशंस करते थे, और जो कॉमन फैसले सुना दिए थे तो किसी एक कॉमन बात पर नोट कर लेते थे कि यार ये, तो वो कॉमन लॉ बनना शुरू हो जाता था। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक बात, मुझे एक बात बताओ,
अकल क्या कहती है? अकल कहती है कि अगर जज ने किसी एक बारे में फैसला सुनाया तो वो फैसला आगे उसी तरह के मसाइल में सेम दोबारा सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए? दोबारा सुने बात, समझिएगा। दो पार्टीज में झगड़ा हो गया, जज ने उस झगड़े के फैक्ट्स दोनों पार्टीज के सुन लिए, विटनेसेस सब ले लिए, और उन सारी चीजों के बाद, मसले को समझने के बाद उस पर एक जवाब दे दिया कि भाई ये इसके मुताबिक ये फैसला दे दिया। 20 साल बाद सेम मसला दोबारा खड़ा हो गया, किसी और फैमिली के साथ हो गया, कोई और पार्टीज हैं, जज भी मर गया, दूसरा जज है, कोई और जज है, अब जज भी नहीं रहा, सेम मसला आ गया। अभी जो नया जज है, क्या कोई नया फैसला सुनाए ये वैलिड है? अगर मैटर बिल्कुल सेम है, कोई फर्क ही नहीं है, कोई फर्क नहीं है, तो ये नया फैसला नहीं देगा। ये पुराना जो फैसला जज जो दे चुका ना, जो मरखब भी गया है वो जज, लेकिन उसने एक फैसला दे दिया, वो कॉमन लॉ बन चुका, तो उसी फैसले को दोबारा यहां पर उसके हवाला देकर के फलाना केस में ऐसा हुआ था और वो बात उधर भी ऐसी चीज थी, तो वहां जज ने फैसला दिया, तो उसके हिसाब से मैं इसका फैसला ऐसा देता हूं। रूल्स बेस्ड, रूल बन गया है। अब उसके बारे में जो भी नया कोई केस आएगा सेम फैक्ट्स के साथ, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि हकाइक वही होने चाहिए। हकाइक में तब्दीली अगर हुई ना तो फिर फैसले में तब्दीली आ सकती है। ठीक है, हमारे तो तब्दीली आ गई है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। इसको कहते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का सिस्टम क्या है? जो फैसला एक दफा दे दिया गया वही फैसला आगे आने वाले केसेस में भी देना है, अगर उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स सेम हो। इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, मगर मैं सिर्फ अभी टर्म बताइए प्रेसिडेंट इसको कहा था। तो कॉमन लॉ में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, किसका? प्रेसिडेंट का। वरना आप मुझे बताओ कि कॉमन लॉ बनता कैसे अगर प्रेसिडेंट नहीं होता? तो मसला कितना होता, कितने हर जज ने अपने अपनी मर्जी से अपनी अकल से फैसला अगर सुनाना होता तो कितना मसला हो जाता। तो ये एक बहुत बड़ा हल निकल आया इस चीज का। ठीक हो गया बेटा? अब कॉमन लॉ के अंदर हमने ये सुन लिया कि यहां पे रूल्स को फॉलो किया जाता है और किंग की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। किंग ने बोला भाई ऐसे काम कराना है, किंग ने बोला ऐसे काम कराना है, ये किंग की गाइडलाइंस है, सही है। और यहां पर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, यानी कि डैमेजेस, पैसा, पैसे की शक्ल में। क्या है पैसा? हर किसी को पैसा चाहिए? नहीं। तो फिर क्या हुआ कि इक्विटी लॉ वजूद में आ गया। क्या वजूद में आया? क्यों वजूद में आया? कॉमन लॉ के मसले की वजह से। कॉमन लॉ में क्या मसला आया? कॉमन लॉ में दो प्रॉब्लम्स आए। कितने प्रॉब्लम्स आए? नोट कर लेना। कॉमन लॉ में 2 प्रॉब्लम्स आए। पहला प्रॉब्लम रूल्स बेस्ड है, रूल्स फॉलो करते हैं, इंटेंशंस नहीं देखते। किसको देखते हैं? रूल्स को देखते हैं। और रूल्स जरूरी नहीं है कि हर जगह सही चलें। तो ये मसला है, आम आदमी के खिलाफ फैसला अगर जाएगा खुश होगा कभी, लेकिन उसके पास कोई हल नहीं, वो तो चुप करके बैठा रहेगा। मैं तो फैसले से नाखुश हूं, मेरे साथ नाइंसाफी हो गई, अगला बंदा बोलेगा नाइंसाफी हो गई। पड़ोसी ने म्यूजिक तेज आवाज में बजाया, मैं कोर्ट गया, लेकिन कोर्ट ने बोला कि पड़ोसी को कि इसको पैसे दो, 5 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, डैमेजेस। क्या हुआ होगा? नींद खराब हुई है थोड़ी, 100 रुपए दे दो, चलो डैमेजेस। 10,000 रुपए भी दिलवा लेता अगर वो, तो पड़ोसी खुश था, बोलते यार नींद, पैसे और नींद में बहुत बड़ा फर्क है, मैं बहुत पैसे कमाता हूं, मुझे इन 10,000 की जरूरत नहीं है, मैं तो हर मिनट 2 करोड़ रुपए कमाता हूं, मुझे इस 10,000 रुपए से क्या हो जाएगा? आई बात समझ में? डैमेजेस से मुझे फायदा नहीं हो रहा, तो ये कहां जाए? तो ये इक्विटी लॉ का दरवाजा खटखटाते हैं। तो फिर आगे जाके इक्विटी लॉ इंट्रोड्यूस किया गया कॉमन लॉ के इन 2 मसाइल की वजह से। पहला मसला क्या? रूल्स बेस्ड, और दूसरा मॉनेटरी डैमेजेस। ये 2 मसले हैं जिसकी वजह से इक्विटी लॉ वजूद में आ गया।